हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं पांडास लाइब्रेरी का डाटा स्ट्रक्चर दैट इज डाटा फ्रेम। ये हमारी इस सीक्वेंस में जो है नाइन्थ वीडियो है। ये हमारी नाइन्थ वीडियो है और इससे पहले हम इस वीडियो के 8 पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। उन पार्ट्स में हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले कि डाटा फ्रेम होता क्या है, डाटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसकी क्रिएशन के अलग अलग मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। डाटा फ्रेम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो तो उसके लिए हम डाटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, उस बारे में हमने स्टडी किया। फिर डाटा फ्रेम की अलग अलग रो कॉलम या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उन्हें मॉडिफाई करना, रो कॉलम ऐड डिलीट करना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने डाटा फ्रेम की आइट्रेशंस डिस्कस की और इस तरीके से ये अब हमारा जो है वो वीडियो का 9th पार्ट है, जिसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सम अदर एसेंशियल फंक्शंस। जैसे कि हम डाटा फ्रेम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ ये एसेंशियल फंक्शंस और किससे रिलेटेड है, हमारे डाटा फ्रेम से ही रिलेटेड है। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना और उन पे कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि कहीं कोई पॉइंट आपको ना समझ आ रहा हो, या फिर आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो, या आपने अपने कोई कोडिंग ट्राई की हो जिसके बारे में आपको कोई क्वेश्चंस पुट अप करने हो, तो आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमने डाटा फ्रेम से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा। डाटा फ्रेम की बाइनरी ऑपरेशन भी हमने लास्ट जो हमारी वीडियो का पार्ट था उसमें हमने डाटा फ्रेम के बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और एसेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें फंक्शन अप्लाई करने हैं तो हमारे पास डाटा फ्रेम जो है वो स्टोर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे जो डाटा फ्रेम लिए हैं वो हमने प्रीवियस पार्ट के ही डाटा फ्रेम्स यहाँ पर चूज कर लिए हैं, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन से हमें डाटा फ्रेम्स मिले थे, या फिर ये हमारी चॉइस है, हम नए डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं या ऑलरेडी क्रिएटेड कोई भी डाटा फ्रेम जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इन्होंने डाटा फ्रेम लिए हैं वो इन्होंने 3 डाटा फ्रेम लिए, RES1, RES2 एंड RES3। ये तीनों ही डाटा फ्रेम जो है वो प्रीवियस डाटा फ्रेम की सब्ट्रैक्शन से जो है ऑब्टेन्ड किए हैं। लास्ट वीडियो में हमारे पास 4 डाटा फ्रेम थे और उन 4 डाटा फ्रेम की एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देखी थी और उन्हीं का रिजल्ट यहाँ स्टोर किया है। ऐसा क्यों किया है? वो इसलिए क्योंकि जब हम डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो हमारे डाटा फ्रेम में सारी वैल्यूज होती हैं। जनरली हम नैन वैल्यू एक्सप्लिसिटली स्टोर बहुत रेयर करवाते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा, अगर हम चाहें तो करवा सकते हैं, बट यहाँ पे हमने जो रिजल्ट मिला था उस रिजल्ट में हमारे पास नैन वैल्यूज थी, तो इसलिए हमने इन डाटा फ्रेम्स को कंसीडर किया। बिकॉज अब जो हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं उन फंक्शंस में हमारी नैन वैल्यू का भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो हम इस पार्ट का प्रैक्टिकल भी जो है साथ साथ करेंगे, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये हमारा वो वाला प्रोग्राम है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने 4 डाटा फ्रेम क्रिएट किए थे और उन चारों डाटा फ्रेम पे हम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा सकती हूँ। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास होंगे आज जिन्होंने अभी तक वीडियोस के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे होंगे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नहीं पता होगा कि ये चारों डाटा फ्रेम में डाटा क्या है, तो इसलिए चारों डाटा फ्रेम्स जो है एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले DF1, ये देखिए DF1 में हमारे पास 3 रो 3 कॉलम सब में डाटा है। DF2 में ये हमारे पास इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। इसके बाद DF3 में हमारे पास रो 2 हैं लेकिन कॉलम 3 है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा DF4 में हमारे पास रो 3 है लेकिन कॉलम कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे डाटा फ्रेम्स कंसीडर करने हैं जिसमें हमारे पास नैन वैल्यूज भी हों और जिसमें हमारे पास सारी वैल्यूज भी हो। तो उसे करने का तरीका क्या है, या तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम इन्हीं की हेल्प से जो है ऑपरेशन की हेल्प से नए डाटा फ्रेम ले सकते हैं। अगर हम हमारे बुक वाले एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग चलें तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने सब्ट्रैक्शन यूज किए, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं।
हम दो डाटा फ्रेम्स को ऐड कर लेते हैं, df1 df2, जो हमारा किसमें स्टोर हो रहा है, res1 में। ठीक है, ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। इसे रन किया तो ये हमारा दोनों डाटा फ्रेम का सम जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, एक और डाटा फ्रेम हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, res2 इज इक्वल टू, अब हम df1 और df3 को ऐड कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम df1 और df3 को ऐड करेंगे तो हमने अभी देखा था df3 में हमारे पास सिर्फ 2 रो थी, कॉलम 3 थे लेकिन रो 2 थी। df1 में 3 रो और 3 कॉलम थे, तो df1 में तो थर्ड रो है पर df3 में थर्ड रो नहीं है। तो जब df1 की थर्ड रो df3 की थर्ड रो के साथ ऐड होने की कोशिश करेगी तो हमें नैन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि df3 में थर्ड रो है ही नहीं। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट और ऐड कर लेते हैं हम यहाँ, प्रिंट res2। अब इसे जब हम रन करवाएंगे तो ये देखिए, ये हमारा res1 है, ये res2 है। अब हम एक डाटा फ्रेम और क्रिएट कर लेते हैं। इस डाटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक रो ऐसी मिली है जिसमें नैन वैल्यूज हैं। अब हम एक कॉलम ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमारी सारी नैन वैल्यूज हो। तो कॉलम ऐसा चाहिए तो इसलिए हम क्या ऐड करेंगे, df4 ऐड कर देते हैं। अब df4 जब मैंने आपको शो किया था तो वहां आपने देखा था df4 में रो तो 3 थी लेकिन कॉलम 2 ही थे। तो df1 में 3 कॉलम है, df4 में 2 कॉलम है। तो जब df1 का थर्ड कॉलम df4 के थर्ड कॉलम से ऐड होने की कोशिश करेगा तो हमें नैन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि df4 में थर्ड कॉलम है ही नहीं। तो इसे भी हम एक बार प्रिंट करवा के दिखा देते हैं आपको, प्रिंट res3। ठीक है, इसे हम रन कर लेते हैं तो ये हमें तीनों जो है आउटपुट यहाँ पे मिल गए। तो हमारे पास 3 डाटा फ्रेम है, एक डाटा फ्रेम जिसमें सारे रो कॉलम्स में वैल्यू है, एक डाटा फ्रेम में एक रो में नैन वैल्यूज है और एक डाटा फ्रेम में एक कॉलम में हमारे पास नैन वैल्यूज है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस के बारे में। हमने ये तीनों डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिए। डाटा फ्रेम क्रिएशन का हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, उन्होंने rsub यूज किया था, हमने सिंपल एडिशन कर ली। अब फर्स्ट जो मेथड हमें पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं इन्फो मेथड और डिस्क्राइब मेथड। तो सबसे पहली चीज कि इन्फो मेथड और डिस्क्राइब मेथड का सिंटेक्स क्या होता है और ये मेथड जो है वो क्या काम करते हैं। तो मेथड का टू इंस्पेक्ट ब्रॉडली और टू गेट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर डाटा फ्रेम। अगर हमें हमारे डाटा फ्रेम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन यूज इन्फो एंड डिस्क्राइब फंक्शंस। तो उसके लिए हम इन्फो और डिस्क्राइब फंक्शंस जो है वो यूज कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि बेसिक इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए तो हमने एट्रीब्यूट्स भी पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स की हेल्प से भी हमें डाटा फ्रेम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। बट याद करो कि एट्रीब्यूट के केस में क्या होता था कि एक चीज के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता था, यानी कि अगर हमें अपने डाटा फ्रेम के बारे में 3-4 थिंग्स जो है वो फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। लाइक अगर हमें नंबर ऑफ डायमेंशंस जाननी है तो हमने ndim एट्रीब्यूट यूज किया। अगर हमें इंडेक्सेस जानने हैं तो उसके लिए इंडेक्स एट्रीब्यूट है। अगर हमें कॉलम्स के नाम जानने हैं तो उसके लिए कॉलम्स एट्रीब्यूट हमने यूज किया। तो हर चीज के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट था। बट यहाँ एक सिंगल फंक्शन से हमें बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि बेसिक है, नेसेसिटी है, वो हमें पता चल जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटेक्स क्या है। डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि जिस डाटा फ्रेम की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और डॉट लगा के हम प्रोवाइड करेंगे क्या, मेथड नेम। तो ये क्या हो गया, df.info। यहाँ df की जगह हमारे डाटा फ्रेम का जो भी नाम है हम वो नाम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्क्राइब मेथड के लिए डाटा फ्रेम का नाम डॉट डिस्क्राइब मेथड का नाम। ठीक है, अब ये मेथड करता क्या है। सबसे पहले हमें ये कोड स्निपेट दी हुई है कि अगर हमने इन्फो लगाया तो इन्फो से हमें क्या क्या जो है वो मिल रहा है। सबसे पहले res1.info किया। अब यहाँ पे आप देखो res1 हमारा डाटा फ्रेम कौन सा था, ये वाला डाटा फ्रेम था जिसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, रो के इंडेक्सेस 0, 1, 2 है, कॉलम के इंडेक्सेस ABC है। ये सारी इसमें वैल्यूज है, एक भी नैन या नल वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं कि इन्फो मेथड ने हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लास pandas.core.frame.dataFrame, ये क्या है, ये हमारे डाटा फ्रेम का टाइप
टाइप है, यानी कि ये RES1 क्या है, RES1 का टाइप क्या है, ये एक डाटा फ्रेम है जो कि पांडास लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है। तो इसने हमें जिस ऑब्जेक्ट पे हमने कॉल किया था उसका टाइप बता दिया। अब नेक्स्ट है रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स का मतलब क्या है कि इंडेक्स हम किसे कहते हैं, जो रो के इंडेक्सेस होते हैं, और कॉलम के इंडेक्सेस के लिए वर्ड हम क्या यूज करते थे, कॉलम्स। तो ये हमारे रो के इंडेक्सेस कितने हैं, 3 एंट्रीज। हमारे पास 3 रो थी तो वही यहाँ पे शो किया कि 3 एंट्रीज हैं। एंट्रीज की वैल्यू क्या क्या है, 0 से लेके 2 तक, 0, 1 एंड 2। तो इसने हमें ऑब्जेक्ट का टाइप बताया, नंबर ऑफ रोज बताई और रो इंडेक्सेस की वैल्यू भी प्रोवाइड की। साथ ही साथ डाटा कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 3 कॉलम्स है। ठीक है, 3 कॉलम्स के नेम क्या है, ABC, ये हमें यहाँ शो किए गए हैं। ए कॉलम में कितनी वैल्यू है, 3 नॉन नल वैल्यूज है। ठीक है, ये तो हमें ऊपर ही पता चल गया था कि 3 रो है तो यानी कि हर कॉलम में 3 होंगी, लेकिन कितनी नॉन नल वैल्यूज है ये हमें वो भी साथ साथ बताता है। तो ए कॉलम में 3 नॉन नल है, बी में भी, क्योंकि हमारे पास कोई भी नल वैल्यू थी ही नहीं तो तीनों कॉलम में 3 नॉट नल वैल्यूज जो है आ गई। तीनों कॉलम्स का डाटा टाइप क्या था हमारा, 64। ठीक है, तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ इन्फो मेथड से हमें क्या क्या मिला, ऑब्जेक्ट का टाइप, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, रो इंडेक्सेस, कॉलम इंडेक्सेस और हर कॉलम की नॉट नल एंट्रीज, हर कॉलम का डाटा टाइप हमें यहाँ से मिला, और उनके डी टाइप के बारे में भी हमें पता चला, और साथ ही साथ मेमोरी यूसेस की इस ऑब्जेक्ट ने मेमोरी में कितनी बाइट्स जो है वो स्टोर की है। ठीक है, अब आ जाते हैं RES2। RES2 जो हमारा डाटा फ्रेम था वो हमारा ये वाला डाटा फ्रेम था। इस डाटा फ्रेम में 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, लेकिन एक रो में सारी वैल्यूज क्या है, नल है, नैन वैल्यूज है। हर कॉलम में एक एक नल वैल्यू है, और यहाँ पे डाटा टाइप क्या है, फ्लोटिंग टाइप है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट पे हमने इन्फो मेथड लगाया तो हमें क्या मिला। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का टाइप तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी क्या है, हमारा डाटा फ्रेम है। अब इसके बाद रो इंडेक्सेस हमारे क्या है, 3 एंट्रीज हैं और सेम वही 0 से 2 तक थी। कॉलम्स भी हमारे पास कितने थे, 3 कॉलम्स थे। कॉलम्स के नेम क्या थे, ABC। अब हर कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारी थर्ड रो पूरी नैन थी तो यानी कि हर कॉलम में एक एक जो थी वो नल वैल्यू थी। तो हर कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं, 2 नॉट नल वैल्यूज हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका डाटा टाइप क्या है, फ्लोट 64। ठीक है, पहले इंटीजर था तो वहां int 64 आ रहा था, इस बार फ्लोटिंग टाइप है तो फ्लोट 64 हो गया। मेमोरी यूसेज कितने हैं, 96 बाइट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये देखिए RES3 हमारा क्या था, जिसमें हमारा थर्ड कॉलम ये वाला था हमारा RES3। इस केस में क्या था, 3 रो 3 कॉलम, लेकिन जो थर्ड कॉलम है वो पूरा नैन था। ठीक है, यानी कि जो है फर्स्ट कॉलम में भी 3 एंट्री है, सेकंड कॉलम में भी 3 एंट्री है जो नॉट नल है, बट जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में 0 नॉट नल एंट्रीज हो जाएंगी क्योंकि एक भी एंट्री जो है वो पॉजिटिव नहीं है, सब की सब नैन वैल्यूज है। वही हम यहाँ से देख सकते हैं, पहले RES3 का टाइप वही अगेन डाटा फ्रेम है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है, इंडेक्स भी 0 to 2 है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, कॉलम्स के इंडेक्सेस हमारे A, B and C हैं। A कॉलम में 3 नॉट नल वैल्यूज थी, B कॉलम में भी 3 नॉट नल वैल्यूज थी, और C कॉलम जो था उसमें सारी नैन वैल्यूज थी तो 0 नॉट नल हो गया। A और B का डाटा टाइप int 64 होगा। थर्ड कॉलम जो है उसमें नैन वैल्यूज थी और नैन जो है वो फ्लोट टाइप की होती है, इसलिए उसका डाटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट 64 हो गया। अब यहाँ डी टाइप में आप देख सकते हैं, हर उसमें आप देखिए यहाँ पे तीनों int 64 थे तो डी टाइप int 64 और ब्रैकेट में क्या लिख दिया था, 3 की तीनों कॉलम्स। RES2 में हमारे फ्लोट 64 थे तीनों कॉलम्स, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कॉलम जो नैन वाला है वो फ्लोट 64 है तो फ्लोट 64 के साथ ब्रैकेट में 1 लिखा है, और जो A और B कॉलम थे वो दोनों कॉलम इंटीजर थे तो int 64 के साथ ब्रैकेट में 2 दिया है। अगेन इसकी मेमोरी यूसेज भी जो है वो हमें यहाँ प्रोवाइड की गई है। तो बेसिकली इन्फो मेथड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, नॉट नल एंट्रीज, डाटा टाइप एक्सेट्रा। ठीक है, ये सेम एक DTF4 जो हमने इस चैप्टर में क्रिएट किया था जब हम पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम कर रहे थे, तो ये उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो की गई है।
यही चीज अब आपको बुक में थियोरेटिकली, जो अभी ये तो हमें प्रोग्राम का स्नैपशॉट था जिसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि वो क्या क्या शो कर रहा है। अब ये थियोरेटिकली उन्होंने दिया हुआ है कि इन्फो मेथड हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है डाटा फ्रेम के बारे में प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट इट्स टाइप की, हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है। ऑब्वियसली इट इज एन इंस्टेंस ऑफ डाटा फ्रेम, तो हर बार ये क्या रिटर्न करेगा, डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा। सेकेंड थिंग जो है वो इंडेक्स वैल्यूज रिटर्न करता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, या बी नहीं आएगा, इंडेक्स वैल्यूज। As each row of data frame object has an index, this information shows the assign indexes। क्योंकि हमें पता है डाटा फ्रेम में रो लेबल्स भी होते हैं, कॉलम लेबल्स भी, तो हर रो के साथ एक एसोसिएटेड इंडेक्स होता है। तो इन्फो मेथड से हमें वो इंडेक्सेस भी पता चल जाते हैं। साथ साथ ही हमें ये भी बताता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास। डाटा कॉलम्स और उनकी वैल्यूज के बारे में बताता है। It is the list, it lists number of columns and count only known NA values in them। कि हमने अभी ऊपर देखा ही था, ये पूरी लिस्ट बना देता है कॉलम्स की, और हर कॉलम की जितनी भी नॉट नल एंट्रीज हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही हमें हर कॉलम का डाटा टाइप भी बताता है कि हर कॉलम में जो है वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, जो भी है वो हमें ये शो कर देता है हर कॉलम के साथ। उसके साथ साथ हमें और क्या मिलता है, मेमोरी यूसेज, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ रैम यूज टू होल्ड द डाटा फ्रेम, कि उस डाटा फ्रेम को होल्ड करने के लिए हमारी कितनी मेमोरी यूज हो रही है वो हमें ये रिटर्न करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब मेथड। बट डिस्क्राइब मेथड पे आने से पहले हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमने तीनों डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखे थे, अब हम हर डाटा फ्रेम पे ये प्रिंट मेथड्स में यहां से हटा देती हूँ, या फिर इन्हीं के साथ हम इन्फो मेथड लगा देते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली, हमें डाटा फ्रेम प्रिंट नहीं करवाना, हमें हर डाटा फ्रेम की क्या प्रिंट करवानी है, इन्फो प्रिंट करवानी है। तो तीनों डाटा फ्रेम के साथ मैंने क्या लगा दिया, इन्फो मेथड लगा दिया। ठीक है, डॉट इन्फो। अब इसे सेव करके हम इसे रन करेंगे। जब हम इसे रन करेंगे तीनों की इंफॉर्मेशन हमें एक साथ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, तो हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं ताकि हमें स्टार्टिंग से आउटपुट देख पाए। यहां से हमारा जो रन था वो स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले हमने res1 जो हमारा डाटा फ्रेम है उस पे इन्फो मेथड लगाया, तो उसमें हमारे पास क्या है, 3 रोज हैं, इंडेक्सेस 0 to 2 हैं, 3 कॉलम्स हैं, कॉलम्स के इंडेक्सेस भी हमारे पास 0 1 2 थे। आप चाहें तो ऊपर देख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा डाटा फ्रेम था, हमारे पास रो इंडेक्सेस, कॉलम इंडेक्सेस सब क्या थे, इंटीजर में थे, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, तो हमारे डाटा कॉलम्स 3 हैं, तीनों 0 1 2, किसी में भी नल वैल्यू नहीं है, तो हर कॉलम में 3 नॉट नल एंट्रीज जो है वो शो होगी। सारा डाटा इंटीजर टाइप था तो इसलिए int 32 जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। डाटा टाइप अलग से भी दिया हुआ है int 32, तीनों कॉलम्स का यही है। मेमोरी यूसेज कितनी है, 116 बाइट्स। ठीक है, उसके बाद res2 पे हमने इन्फो कॉल किया तो उसके बारे में प्रिंट होगा। जब हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई तो सबसे पहले डाटा टाइप, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है res2 उसका टाइप प्रिंट हुआ, जो कि ऑब्वियसली डाटा फ्रेम टाइप का है। फिर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ रो 3, इंडेक्सेस अगेन वही 0 से लेके 2 तक है। फिर डाटा कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, बट इस बार कॉलम्स में नॉट नल एंट्रीज जो है वो कितनी होंगी, 2 2 होंगी, क्योंकि हमारे पास जो res2 वाला डाटा फ्रेम था उसकी थर्ड रो जो थी वो पूरी क्या थी, नैन थी। तो हर कॉलम में एक नैन वैल्यू थी, तो इसलिए हर कॉलम में नॉट नल वैल्यूज कितनी हो गई, 2 हो गई। और क्योंकि हर कॉलम में नैन वैल्यू थी तो उसका डाटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट 64 हो गया। तो इसमें तीनों ही कॉलम्स का डाटा टाइप क्या आ गया, फ्लोट 64 हो गया। और मेमोरी यूसेज कितनी है यहाँ पे, 96 बाइट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड वाले पार्ट पे। res3 जो हमारा डाटा फ्रेम था इसमें हमारा थर्ड कॉलम जो है वो नैन वैल्यूज थी, बाकी दोनों कॉलम्स में प्रॉपर वैल्यूज थी। तो यहाँ पे भी डाटा फ्रेम का टाइप जो है, रो एंट्रीज 3 है, इंडेक्सेस 0 से 2 है, कॉलम्स 3 है,
कॉलम्स के नाम 0 1 2 है, लेकिन अब जब एंट्रीज की बात आई 0th कॉलम में 3 नॉट नल एंट्रीज थी, डाटा टाइप जो है वो इंटीजर था। सेकंड कॉलम में भी 3 नॉट नल एंट्रीज थी और डाटा टाइप क्या था, इंटीजर था। बट जो थर्ड कॉलम है उसमें सारी वैल्यूज नैन थी, तो इसलिए उसमें कितनी नॉट नल थी, 0 नॉट नल एंट्रीज थी, और क्योंकि उसमें नैन वैल्यूज थी तो उसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट टाइप का। तो इस वाले डाटा फ्रेम में एक जो है वो फ्लोट 64 टाइप का है और दो कॉलम्स जो है वो इंट 32 टाइप के हैं, और मेमोरी यूसेज हमारी कितनी आ गई, 128 बाइट्स आ गई। तो आई होप ये चीज जो है वो सबको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है डिस्क्राइब मेथड। तो डिस्क्राइब मेथड को अभी कॉल करने का तरीका हमने अभी अभी देखा था, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डिस्क्राइब। तो हमें सेम वही चीज की है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डिस्क्राइब। अब यहाँ पे डिस्क्राइब मेथड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, इनफैक्ट ये जो हमें रिटर्न करता है ये मेथड, ये वाली वैल्यूज तो हम एट्रीब्यूट की हेल्प से भी फाइंड आउट नहीं कर पाते, ठीक है। तो डिस्क्राइब मेथड हमें क्या क्या रिटर्न करता है, सबसे पहले हमें रिटर्न करता है काउंट, ठीक है। और डिस्क्राइब मेथड जो है वो हमें कॉलम वाइज डाटा रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर कॉलम की अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले ये रिटर्न करता है काउंट। काउंट हमारा होता है नॉट नल वैल्यूज के लिए, कि हर कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज है, ठीक है। तो जैसे रेस 1 जो था उसमें 3 by 3 का एरे था, 3 रो 3 कॉलम, और किसी में भी नल वैल्यू नहीं थी, तो हर कॉलम में कितनी काउंट हो गया, 3 काउंट हो गया, क्योंकि कोई भी नैन वैल्यू थी ही नहीं। नेक्स्ट ये हमें हर कॉलम का मीन कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। उसके बाद ये हमें हर कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देता है, हर कॉलम की हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करके देता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल, तीनों चीजें जो है वो हमें कैलकुलेट करके प्रोवाइड करता है, और हमें वहां उसकी मैक्स वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप कंफ्यूज मत होना। डिस्क्राइब मेथड जो है वो इंटीजर टाइप पे अलग तरीके से वर्क करता है और स्ट्रिंग टाइप पे अलग तरीके से वर्क करता है। अभी हमने जो तीनों डाटा फ्रेम ले रखे हैं तीनों इंटीजर टाइप के हैं, तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि अगर हमारे डाटा फ्रेम में सारा डाटा इंटीजर टाइप का या फ्लोटिंग टाइप का, यानी कि अगर न्यूमेरिक है, तो डिस्क्राइब मेथड हमें क्या क्या रिटर्न करता है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काउंट तो आई होप सबको क्लियर हो ही गया होगा कि काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ नॉट नैन वैल्यूज होती है, ठीक है। तो हर कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज है, काउंट हमें वो रिटर्न करेगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो RES1 था उसमें हर कॉलम में 3 वैल्यू थी, तो उसने 3 जो हर कॉलम के लिए 3 हमें क्या किया, रिटर्न किया। बट RES2 के केस में हमारी थर्ड रो जो थी वो क्या थी, पूरी नैन वैल्यू थी, यानी कि हर कॉलम में सिर्फ 2 ही वैल्यूज थी, थर्ड वैल्यू तो नैन थी। तो काउंट मेथड ने हर कॉलम के लिए क्या रिटर्न किया, 2 रिटर्न किया, ओके। सिमिलरली जो हमारा रेस3 डाटा फ्रेम था उसमें हमारे फर्स्ट 2 कॉलम्स में तो 3 वैल्यूज थी, बट जो हमारा कॉलम सी था उसमें हमारी सारी नैन वैल्यूज थी, तो उसमें क्या रिटर्न किया, उसने 0 रिटर्न किया। तो आई होप इससे काउंट मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है मीन वैल्यूज आप मैथ्स में पढ़ चुके हो कि हम अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है तो हम उसका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके और जितने वो टोटल एलिमेंट्स हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है जो हम ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो वही मीन हमें कॉलम वाइज कैलकुलेट करके देता है। अब यहाँ 3 वैल्यू थी ए कॉलम में, तो उन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, उससे हमारा मीन निकल गया। सिमिलरली बी कॉलम में, सिमिलरली सी कॉलम में। इसी तरीके से मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ये भी हमारे मैथ्स की टर्म है और सारे स्टूडेंट्स आई थिंक इससे बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। हम 10th क्लास में ही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लेते हैं जनरली। नेक्स्ट है मीन वैल्यू। अब ये वाला मीन अलग था, ये MEAN मीन क्या होता है, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि सारे एलिमेंट्स का टोटल करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देते हैं। बट ये वाला मीन कौन सा है कि पूरे कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो वाली वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद ये तीनों मैं बाद में बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है मैक्स, यानी कि कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है,
सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो क्या रिटर्न करेगा, उसे रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर एक बार मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये था हमारा रेस1। हम इस कॉलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 9, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 63। इसका मीन कैसे कैलकुलेट होगा, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज हमने यहाँ पर की हुई है। मीन हमें 9 रिटर्न कर रहा है मिनिमम वैल्यू, मैक्स हमें 63 रिटर्न कर रहा है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय फॉर्मूला कैलकुलेट हो गए हैं। अब आते हैं ये तीनों वैल्यूज 25%, 50% और 75%। ये है हमारे परसेंटाइल्स। अब मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें परसेंटाइल का मतलब नहीं पता होगा। ये हमारे मैथ्स की टर्म है और जनरली यहाँ पर जो है बहुत कम यूज होती है, तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा सोचने की या ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ परसेंटाइल क्या होता है। अगर आपको समझ आ जाता है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आप इसे समझ पाते तो भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे हमारा मेन फोकस नहीं होता है। सबसे पहली चीज, परसेंटाइल होता क्या है। जनरली आपने जब 12th के बाद IIT या फिर नीट, AI, इन सब का जब रिजल्ट आता है तो उनमें क्या होता है, परसेंटाइल आती है कि किसी के 100 परसेंटाइल आए हैं, 99 परसेंटाइल आए हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल मार्क्स हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके 100% मार्क्स आए हैं। यानी कि अगर पेपर 100 मार्क्स का था तो उसके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, ये मतलब तो नहीं होता। मार्क्स उसके कम भी आए होते हैं बट फिर भी उसे 100 परसेंटाइल मिलता है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलम है, या जब हम स्टूडेंट वाला जो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जांपल दिया, ठीक है, एग्जाम दिया। अब उन 1 लाख स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम जो स्कोर किया है किसी स्टूडेंट ने वो है हमारा 89%। ठीक है, 89% से अबव किसी के भी नहीं आए तो वो 89 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, 100 परसेंटाइल बन जाएगा। परसेंटाइल का मतलब होता है इससे बिलो कितनी वैल्यूज हैं और इससे अबव कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और 1 लाख स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे लाई कर रहे हैं 10 से लेके 89 के बीच में, तो उस केस में हमारा 100 परसेंटाइल क्या बन जाएगा, 89, क्योंकि 100% बच्चों के मार्क्स यानी कि 1 लाख बच्चों के मार्क्स 89 से कम है और 0% के 89 से अबव है। मान लीजिए उसका 90 परसेंटाइल आता है 85, तो इसका मतलब क्या है कि उन 1 लाख स्टूडेंट में से जो 90% स्टूडेंट है उनके मार्क्स 85 या 85 से कम है और जो 10% है उनके मार्क्स 85 से अबव है। ये होता है परसेंटाइल का मतलब। तो अब यहाँ पे देखिए 25 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल हमारा आया है 22.5। इसका मतलब क्या है कि हमारे ए कॉलम में 25% वैल्यूज जो है वो 22.5 से कम है और बाकी की 75 जो है वो 22.5 से बड़ी है। सिमिलरली 50 परसेंटाइल क्या आया है 36, यानी कि 50% वैल्यूज 36 से कम है और 50% वैल्यूज जो है वो 36 से ज्यादा है। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा डाटा फ्रेम था। हम ये ए कॉलम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 50 परसेंटाइल क्या देखा 36, यानी कि 50% वैल्यूज जो है 36 से कम और 50% 36 से ज्यादा। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, सिर्फ एक वैल्यू 36 से कम है और एक वैल्यू जो है वो 36 से ज्यादा है। तो इसी तरीके से 75 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 75% वैल्यूज जो है वो कम होंगी उससे और 25% वैल्यूज जो है वो उससे ज्यादा होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 75% क्या आया हमारा 49.5, तो यानी कि 75% डाटा जो 49.5 से कम होगा और 25% 49.5 से ज्यादा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 49.5 से कम कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज, और 49.5 से ज्यादा कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू। तो आई होप परसेंटाइल सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।
अब इसके बाद यही पार्ट हमें थ्योरेटिकली बताया गया है। डिस्क्राइब मेथड हमें डाटा फ्रेम के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज हमें ये प्रोवाइड करता है काउंट। काउंट का काम क्या है? काउंट ऑफ नॉन एनए वैल्यूज इन अ कॉलम, की हर कॉलम में कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं वो ये रिटर्न करता है। मीन, कंप्यूटेड मीन ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, की कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका मीन कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। STD stands for standard deviation of values in a column, की कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट करके रिटर्न करेगा। मिन हमें रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यूज ऑफ इन अ कॉलम, की उस कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। मैक्स जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा कि उस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। साथ साथ 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75 क्या है? परसेंटाइल ऑफ वैल्यूज इन दैट कॉलम, की उस कॉलम की वैल्यूज के परसेंटाइल है। हाउ दीज परसेंटाइल्स आर कैलकुलेटेड इज एक्सप्लेन बिलो, ये परसेंटाइल जो है वो कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं उसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है, क्योंकि जनरली हम मैथ में परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको शो किया गया है कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम प्लस मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करके जो मिलेगा वो मल्टीप्लाई बाय परसेंटाइल टू बी कैलकुलेटेड। अब जो रेस्ट वन था उसमें हमने देखा है कि ए कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, 9, 36 एंड 63। आप यहां से दोबारा रीचेक कर सकते हैं। ये हमारे पास ए कॉलम में कितनी वैल्यू है? 9, 36 एंड 63, तीन वैल्यूज हैं। इन्हीं की हेल्प से अब हम जब परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 9, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 63। तो जब 25 परसेंटाइल कैलकुलेट किया तो क्या किया, 9 प्लस 63 माइनस 9, इतना पार्ट तो हर किसी में कॉमन है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय परसेंटाइल टू बी कैलकुलेटेड, जब 25 परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। सिमिलरली 50% के लिए 50 बाय 100 से मल्टीप्लाई करना है और 75% के लिए 75 बाय 100 से जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, बट इससे पहले हम एक बार इतना पार्ट जो है वो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब हम इन्फो की जगह डिस्क्राइब मेथड यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट हटा देती हूँ, क्योंकि फिर हमें बार बार स्क्रॉल अप करना पड़ता है, एक बार में हम एक ही आउटपुट देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमने रेस्ट 1 पे डिस्क्राइब मेथड लगाया और इसे जब हमने रन किया तो हमें ये आउटपुट मिला। हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए काउंट की वैल्यू 3 मिली, सबका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और उनके परसेंटाइल। ये वाला रेस्ट 1 जो था वो एलिमेंट्स को ऐड करके हमें मिला था। तो हमें, आप लोगों को अगर ध्यान हो, इसकी मिनिमम वैल्यू 22 थी और मैक्सिमम 34 थी। हम यहाँ पर स्क्रॉल अप करके देख भी सकते हैं, या फिर मैं प्रिंट दे देती हूँ साथ साथ, प्रिंट res1। अब इसे रन कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं थी, इसलिए तीनों कॉलम्स में काउंट की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। मीन कैलकुलेट हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मिनिमम वैल्यू देखिए, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 22, सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू है 24 और थर्ड में 26। सिमिलरली फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 34 है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 36 है और थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 38 है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रेस्ट 2 पे डिस्क्राइब मेथड को अप्लाई करेंगे, इस केस में हमें क्या मिलेगा, ये देखिए काउंट, क्योंकि हर कॉलम में एक नल वैल्यू है तो इसलिए काउंट की वैल्यू क्या हो गई, हर एक में 2 हो गई। मिनिमम वैल्यू क्या आई, 52 आई हमारी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में 54 और थर्ड में 56, वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू 58, 60 एंड 62 हमें यहाँ से मिल गई। हम इसे एक बार RS3 पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जब हमने RS3 पे इसे अप्लाई किया तो इस बार हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो काउंट हर कॉलम में हमें 2 मिल रहा था, क्योंकि हर कॉलम में एक नैन वैल्यू थी। बट RS3 में पूरा एक कॉलम नैन वैल्यू का है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, काउंट की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में 3, सेकंड कॉलम में 3, बट थर्ड कॉलम में 0, क्योंकि थर्ड कॉलम में एक भी वैल्यू है ही नहीं, सब नैन है। ठीक है,
जब हमने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट किए, फर्स्ट कॉलम में तीनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग मीन कैलकुलेट हो गया, सेकंड में भी, थर्ड कॉलम में सारी वैल्यूज नैन है तो इसलिए उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम मैक्सिमम सब परसेंटाइल सब क्या हो गए, नैन हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं। अगर कोई भी हमारे पास यहाँ वैल्यू प्रेजेंट होती तो उस वैल्यू के बेस पे हमारा कैलकुलेट हो जाता, बट यहाँ क्योंकि इस कॉलम में तीनों ही वैल्यूज नैन है तो पूरा कॉलम नैन आ गया। जैसे हमने RS2 में देखा था, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल अप कर लेते हैं, ये हमारे RS2 का रिजल्ट था। हर कॉलम में एक नैन वैल्यू थी तो नैन वैल्यू को स्किप कर दिया और जो हमारी वैल्यूज नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे हमने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम मैक्सिमम सब कैलकुलेट कर लिए थे। बट यहाँ पे हमारे पास इस केस में क्या है, ये पूरा कॉलम ही नैन वैल्यूज का है तो इसलिए सारी कैलकुलेशंस का रिजल्ट हमें क्या मिला, नैन मिला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी हम डिस्क्राइब मेथड कॉल करते हैं तो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग टाइप के लिए उसकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अब हमने जो देखा वो सिर्फ किसके लिए था, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए था। मान लीजिए हमारे पास हमारे डाटा फ्रेम में कोई ऐसा कॉलम है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज जो है वो किस में है, स्ट्रिंग टाइप में है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सारी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तो हम उसका मीन डेविएशन परसेंटाइल तो ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस केस में डिस्क्राइब मेथड हमें क्या करता है, हमें चार चीजें रिटर्न करके देता है। मान लीजिए हमारे पास एक डाटा फ्रेम है, इस डाटा फ्रेम में हमारे पास क्या है, पूरा कॉलम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, एक ही कॉलम है और वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। तो उस केस में जब हम डिस्क्राइब मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, चार चीजें हमें वो शो करता है। फर्स्ट वन इज अवर काउंट, यानी कि उस कॉलम में कितनी नॉर्मल वैल्यूज हैं ये हमें वो बताता है। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। काउंट मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, द नंबर ऑफ नॉन NA एंट्रीज इन द कॉलम, कि हमारे कॉलम में कितनी एंट्रीज जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद यूनिक वैल्यूज, कि कॉलम में यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी है, नंबर ऑफ यूनिक एंट्रीज इन द कॉलम। इसे आप कंपेयर भी कर सकते हो, RS6 ये वाला डाटा फ्रेम था, इसमें नॉट नल एंट्रीज कितनी थी, 5। हमारे पास 5 रो है, किसी में भी नल नहीं है तो काउंट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। इसके बाद है यूनिक वैल्यूज कितनी थी, फर्स्ट रो में दिस, सेकंड में इज, थर्ड में गुड, फोर्थ में अगेन क्या स्टोर है, दिस, यानी कि ये रो रिपीटेड है, फिफ्थ में इज फन, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, यूनिक वैल्यू। तो 4 रो में यूनिक वैल्यू थी इसलिए यूनिक की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 मिली। नेक्स्ट है टॉप हमें क्या रिटर्न करता है कि जो हमारा कॉलम है उसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो वैल्यू हमें टॉप में रिटर्न हो जाती है। अब मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज ऐसी हैं जो इक्वल टाइम रिपीट हो रही हो। अब इस केस में तो हमारे पास सिर्फ दिस ऐसा था जो रिपीट हो रहा था, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, बस दिस एक ऐसा वर्ड था, एक ऐसी स्ट्रिंग थी जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो हमारे पास टॉप में क्या आ गया, दिस जो है वो स्टोर हो गया। बट मान लीजिए हमारे पास दिस के अलावा कोई और भी कीवर्ड ऐसा होता जो इक्वली फ्रीक्वेंसी रखता, जैसे यहाँ पे सेकंड रो में इज स्टोर है, ये फिफ्थ रो में भी इज फन की जगह मान लीजिए सिर्फ इज होता तो दिस की भी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई और इज की भी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब उस केस में टॉप क्या रिटर्न करेगा, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग रैंडमली उन दोनों में से कोई भी एक जो है चूज कर लेगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है तो ऑब्वियसली जिस कीवर्ड की जिस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो उसे रिटर्न करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो वो रैंडमली उनमें से कोई भी चूज कर लेगा। अब लास्ट जो रिटर्न करता है वो है फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो टॉप में जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो ये यहाँ पे हमें बताता है। यही चीज हम यहां से भी देख सकते हैं। टॉप द मोस्ट कॉमन एंट्री इन द कॉलम, की इस कॉलम में जो सबसे ज्यादा कॉमन एंट्री है वो क्या रिटर्न होती है, टॉप से रिटर्न होती है, वन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। इफ हाउएवर मल्टीपल वैल्यूज हैव द सेम हाईएस्ट काउंट, यानी कि मे बी ऐसा हो सकता है कि कई सारी वैल्यूज का हाईएस्ट काउंट सेम हो, देन काउंट एंड मोस्ट कॉमन पेयर विल बी आर्बिट्रेरीली चूजन। तो उस केस में क्या होता है कि वो आर्बिट्रेरीली चूज हो जाता है, उस केस में हमें नहीं पता होता कि क्या चूज होने वाला है।
किन में से आर्बिट्रेरीली चूज होता है? जिनका हाईएस्ट काउंट जो है सेम है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या करता है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट डिस्प्लेड एज टॉप अबव, कि जो टॉप में जो डिस्प्ले हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हमें डिस्प्ले कर देता है। जब डाटा फ्रेम में कॉलम्स न्यूमेरिक टाइप होते हैं तो हमने देखा कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, मिनिमम, मैक्सिमम डिस्प्ले हो रहा था। जब कॉलम स्ट्रिंग टाइप है तो यूनिक काउंट, यूनिक टॉप फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अब मान लीजिए हमारे पास डाटा फ्रेम जो होते हैं, डाटा फ्रेम में तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि सारे कॉलम सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। हमने जो हमारी वीडियो का पार्ट था एक, जिसमें हमने कोडिंग की थी, 7th पार्ट था आई थिंक वो, उसमें हमने एक डाटा फ्रेम बनाया था जिसमें हमने स्टूडेंट के मार्क्स और ग्रेड स्टोर किए थे। तो उस केस में मार्क्स कॉलम जो था वो न्यूमेरिक था और नेम और ग्रेड कॉलम जो था वो स्ट्रिंग टाइप का था। तो डाटा फ्रेम में ऐसे कॉलम्स हो सकते हैं कि कुछ कॉलम्स जो है वो न्यूमेरिक टाइप के हैं और कुछ कॉलम स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो उस केस में हमें कैसे वैल्यू रिटर्न होगी? क्योंकि न्यूमेरिक के लिए तो हमें बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं और स्ट्रिंग के लिए सिर्फ 4 वैल्यू रिटर्न हो रही हैं, और इनमें से कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ काउंट वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज जो है डिफरेंट है। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई डाटा फ्रेम प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें दिया हुआ है RS5, इस वाले डाटा फ्रेम में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, जिसमें से 3 कॉलम क्या है? न्यूमेरिक है और एक कॉलम क्या है? स्ट्रिंग टाइप। तो अगर इस कॉलम पे हम डिस्क्राइब मेथड लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ इन 3 कॉलम्स के लिए डाटा शो करेगा। ये देखिए इस तरीके से। अगर हमने यहाँ इस RS5 पे डिस्क्राइब मेथड लगाया तो सिर्फ कॉलम A, कॉलम B और कॉलम C के लिए जो है वो डिस्क्राइब डिटेल्स डिस्प्ले हुई है, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स एंड परसेंटाइल्स, बट कॉलम D के लिए कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हुई। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डाटा फ्रेम के सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो तो उसमें हमें एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है और उस आर्गुमेंट का नाम होता है all। The default behavior of describe is to only provide a summary for the numerical column। कि describe का जो default behavior है वो क्या है कि वो सिर्फ numerical columns के लिए summary provide कर देता है, but we can give include is equal to all as argument to describe। लेकिन हम describe method के अंदर एक argument provide कर सकते हैं include is equal to all to list summary of all columns। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने इसी डाटा फ्रेम पे दोबारा से डिस्क्राइब लगाया बट इस बार हमने आर्गुमेंट क्या दे दिया? इंक्लूड इज इक्वल टू ऑल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो अब क्या होगा? जब हमने ऑल एज अ आर्गुमेंट दिया है तो हमारे चारों कॉलम्स का डाटा जो है वो प्रिंट होगा, और जब चारों कॉलम्स का प्रिंट होगा, काउंट जो है वो दोनों में कॉमन था, न्यूमेरिक के लिए भी आता था और स्ट्रिंग के लिए भी, तो काउंट की वैल्यू चारों कॉलम्स में आई। उसके बाद यूनिक, टॉप और फ्रीक्वेंसी, ये 3 जो वैल्यूज थी ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होती थी, तो सिर्फ स्ट्रिंग के केस में इसकी वैल्यू रिटर्न हुई, और बाकी A, B और C जो 3 कॉलम थे उसमें इनमें क्या आ गया? नैन वैल्यू आ गई। अब बाकी जो ये थे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स और परसेंटाइल, न्यूमेरिक कॉलम्स में उनकी वैल्यूज आ गई, बट स्ट्रिंग वाले कॉलम में क्या आ गया? नैन आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग वाले कॉलम पे ये वैल्यूज एप्लीकेबल नहीं होती। यूनिक, टॉप और फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिक कॉलम पे एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए न्यूमेरिक कॉलम में उनकी वैल्यू नैन आ गई, और मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल वगैरह स्ट्रिंग कॉलम पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो इसलिए स्ट्रिंग कॉलम में क्या आ गया? नैन आ गया। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये ऑल जो हमने प्रोवाइड किया है वो किस में होता है? हमारा कोट्स के अंदर होता है। अगर हम कोट्स में नहीं लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा? हमें एरर मिलेगा। एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी डाटा फ्रेम थे वो सब न्यूमेरिक डाटा फ्रेम थे। लास्ट क्लास में जो हमने एग्जाम्पल किया था, ये वाला एग्जाम्पल, आई थिंक शायद वीडियो का पार्ट 7 था। इस डाटा फ्रेम में हमने क्या किया था कि हमारे पास 3 कॉलम थे, नेम, मार्क्स और ग्रेड कॉलम। ठीक है, लास्ट में हमने ये डाटा फ्रेम प्रिंट भी करवा रखा है। मैं एक बार आपको इसे रन करवा के दिखा देती हूँ कि इस डाटा फ्रेम का हमारा आउटपुट क्या है। ये देखिए, ये हमारा डाटा फ्रेम है यहाँ पे।
ठीक है। इसमें हमारा एक नेम कॉलम है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एक मार्क्स कॉलम है जो कि न्यूमेरिक टाइप का है और एक ग्रेड कॉलम है जो कि अगेन स्ट्रिंग टाइप का है। तो इस केस में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब मेथड जब लगाएंगे df.describe, एक अलग से प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि डाटा फ्रेम हमारे सामने होगा तो हम इजीली जो है वो कंपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने डिस्क्राइब मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये सारी वैल्यूज हमें सिर्फ एक कॉलम के लिए मिली। कौन से कॉलम के लिए, मार्क्स कॉलम के लिए, क्योंकि डिस्क्राइब का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि वो सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले करता है, तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब अगर इसी के अंदर मैं आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देती हूँ इंक्लूड इज इक्वल टू कोट्स में क्या लिखना है हमें, ऑल, ठीक है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये देखिए इस बार हमें तीनों कॉलम्स के लिए आउटपुट मिला, नेम, मार्क्स और ग्रेड। काउंट की वैल्यू तीनों कॉलम्स में आई क्योंकि काउंट जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी होता है, न्यूमेरिक के लिए भी होता है। यूनिक, टॉप और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग कॉलम्स के लिए होते हैं, तो इनकी वैल्यू जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग कॉलम में आई। मार्क्स वाले कॉलम में इसके में क्या स्टोर हुआ, नैन वैल्यू जो है स्टोर हो गई। अब आप देख सकते हैं नेम वाले कॉलम में सारे नेम्स जो थे वो हमारे यूनिक थे, इसलिए उसने रैंडमली एक नाम पिक कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 शो कर दी क्योंकि हर एक नाम की फ्रीक्वेंसी जो थी वो 1 ही थी, कोई भी नाम रिपीटेड नहीं था। ग्रेड वाले कॉलम में सिर्फ सी ग्रेड ऐसा था जो 2 बार रिपीट हो रहा था, बाकी सारे ग्रेड्स जो थे वो यूनिक थे। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके दिखा भी देती हूँ। ये देखिए ये हमारा ग्रेड कॉलम था, एफ ग्रेड, सी ग्रेड, ए प्लस एंड सी। सी ग्रेड 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे ग्रेड यूनिक हैं। नाम वाले कॉलम में सारे नाम हमारे जो हैं वो क्या है, यूनिक। तो यहाँ पे नेम कॉलम में रैंडमली चूज हो गया और ग्रेड वाले में हमारा टॉप की वैल्यू सी होगी और फ्रीक्वेंसी 2। अब उसके बाद मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल और मिन मैक्स जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम के लिए कैलकुलेट हुए, स्ट्रिंग कॉलम्स में उनकी वैल्यूज क्या आ गई, नैन वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हेड एंड टेल फंक्शन। हेड और टेल फंक्शन में हमारा क्या होता है, हम सीरीज वाले चैप्टर में भी हेड और टेल फंक्शन पढ़ चुके हैं, नाम से ही हमें क्लियर है। हेड फंक्शन क्या करता है कि हमें स्टार्टिंग से रोज रिटर्न करनी शुरू कर देता है और टेल फंक्शन क्या करता है, हमें बॉटम से रोज रिटर्न करता है। हेड और टेल फंक्शन में हम जो भी आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें उतनी ही रोज जो है वो रिटर्न होती है। अगर हमने हेड और टेल में कोई आर्गुमेंट नहीं प्रोवाइड किया तो डिफॉल्ट वो क्या करता है, 5 रोज रिटर्न कर देता है। तो अगर हमने हेड कॉल किया है तो हमें स्टार्टिंग की 5 रोज रिटर्न होती हैं और अगर हमने टेल कॉल किया है तो हमें लास्ट की 5 रोज जो है रिटर्न होती है। यू कैन यूज हेड एंड टेल to retrieve 5 top और 5 bottom rows respectively of a data frame object, ठीक है। बट हम चाहे तो हम हेड और टेल में आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम, सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले उस डाटा फ्रेम का नाम जिसपे हमें अप्लाई करना है, डॉट हेड। हेड क्योंकि फंक्शन है तो इसलिए राउंड ब्रैकेट आएंगे। राउंड ब्रैकेट में हमें प्रोवाइड करनी होती है n की वैल्यू जो कि डिफॉल्ट क्या होती है 5। अगर हमने प्रोवाइड नहीं किए तो वो 5 रोज रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लिसिटली n की कोई भी वैल्यू लाइक 3, 12, 10 जो भी प्रोवाइड करेंगे वो उतनी रोज हमें रिटर्न कर देगा। सिमिलरली टेल फंक्शन के लिए अगर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है तो बॉटम 5 रोज, अदरवाइज जो हमने आर्गुमेंट दिया है उतनी रोज हमें क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा जो रेस्ट 7 है ये हमारा एक डाटा फ्रेम था, ये वाला, ठीक है। इस डाटा फ्रेम पे जब हमने हेड फंक्शन अप्लाई किया, यहाँ हमने हेड फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो ये हमें क्या करेगा, बिगिनिंग की 5 रोज जो है रिटर्न कर देगा 0 से 4 तक। सिमिलरली अगर हमने इस पे टेल फंक्शन कॉल किया तो क्या होगा कि वो लास्ट की 5 रोज जो है उन्हें रिटर्न कर देगा। इसके अलावा अगर हमने उसके अंदर आर्गुमेंट प्रोवाइड किया है तो जो हम आर्गुमेंट में देंगे वो हमें रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ हेड के अंदर n की वैल्यू क्या दी, 3, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा, 3 रोज रिटर्न हो जाएंगी। स्टार्टिंग की 3 रो ये हमें आउटपुट में शो हो गई। अगर हमने टेल फंक्शन में आर्गुमेंट दिया 4 तो हमें लास्ट की कितनी रोज रिटर्न हो जाएंगी, 4 रोज रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसे प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं।
इसी डाटा फ्रेम पे हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। प्रिंट df डॉट हेड, ठीक है, हमने यहाँ हेड फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ हमारा पहले एक्चुअल डाटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है, फिर हेड। अब ये देखिए एक्चुअल डाटा फ्रेम और हेड फंक्शन जो है वो बिल्कुल सेम रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारे डाटा फ्रेम में टोटल ही 5 रोज थी और हेड फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट 5 रोज जो है रिटर्न करता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ n इज इक्वल टू 3, तो अब क्या मिलेगा हमें, अपने डाटा फ्रेम की बिगिनिंग की 3 रोज जो है वो रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 दे देती हूँ तो इस केस में हमें कितनी रोज मिलेंगी, 2 रोज मिलेंगी, ओके। सिमिलरली अगर मैं टेल फंक्शन अप्लाई करती हूँ, टेल फंक्शन में यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट n इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हमें लास्ट की 2 रो, लास्ट 2 रो हमारी कौन सी थी, रमन और निखिल, तो इस बार हमें ये लास्ट की 2 रोज जो है वो रिटर्न होंगी। ये देखिए तो हमें लास्ट 2 रोज रिटर्न हुई। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 4 दे देती हूँ तो हमें लास्ट की 4 रोज रिटर्न होंगी, फर्स्ट रो को छोड़ के, यानी कि राम वाली रो को छोड़ के बाकी सारी रोज जो है वो हमें आउटपुट में मिली है, ठीक है। तो आई होप हेड और टेल फंक्शन सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी इतना ज्यादा टफ नहीं था। एक बार हम इसे, जो हमने अभी हम यहाँ पे डाटा फ्रेम पढ़ रहे थे, ये वाले जो थे, इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमने रन किया, यहाँ पे हमारा डाटा फ्रेम, हम एक काम करते हैं, डिलीट, और इस रिजल्ट को हम कहीं स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं dff इज इक्वल टू, और इसमें हम डिस्क्राइब मेथड का रिजल्ट जो है वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार पहले हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, प्रिंट dff कंट्रोल s, और ये रन। इस डाटा फ्रेम में हमारे पास कितनी रो है, 3 3 6 7 8 रोज है हमारे पास यहाँ पे टोटल। तो अब जब हम इस पे टेल फंक्शन, हेड और टेल फंक्शन कॉल करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ कर देती हूँ, हेड फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, प्रिंट dff डॉट हेड। हेड में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो ये बिगनिंग की 5 रोज रिटर्न करेगा, कौन कौन सी, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन और 25 परसेंटाइल, ठीक है। तो यही हमने जब रन किया तो हमें आउटपुट में मिला। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू दे देती हूँ 3, तो हमें क्या मिलेगा, बिगनिंग की 3 रोज मिलेंगी। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 6 कर देती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, बिगनिंग की 6 रोज मिलेंगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ टेल फंक्शन, टेल फंक्शन में जब n 6 दिया तो लास्ट की 6 रोज मिली। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 दे देती हूँ तो हमें लास्ट की 2 रोज डिस्प्ले में मिलेंगी। अगर मैं यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती हूँ तो उस केस में हमें 5 रोज जो है वो आउटपुट में मिलेगी। तो हेड फंक्शन बिगिनिंग से स्टार्टिंग की रोज रिटर्न करता है, टेल फंक्शन हमें लास्ट की रोज जो है वो रिटर्न करता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन फंक्शंस। हमारे फंक्शंस जो है वो अभी तक हमने पढ़े वो कैसे थे, नॉर्मल फंक्शंस थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट, मल्टीप्लाई, इस तरीके से हमने पढ़ा। लेकिन अगर हमें नॉर्मल एडिशन ना करके क्यूमुलेटिव सम करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन फंक्शन। बट इसे करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव सम का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव सम जो होता है वो हमारा रो वाइज डाटा रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये डाटा फ्रेम है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और नेक्स्ट मान लीजिए 5 7 और 6 8 9, ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम है जिसमें हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। अब जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें इसके साथ कोई दूसरा डाटा फ्रेम चाहिए, उसी के साथ इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। लेकिन क्यूमुलेटिव सम का मतलब क्या होता है, उसी सेम डाटा फ्रेम में सम होना। क्यूमुलेटिव सम 2 तरीके से हो सकता है, इधर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो मैं आपको दोनों करके बताऊंगी कि रो वाइज करना हो तो कैसे होगा, कॉलम वाइज करना हो तो कैसे होगा। अब रो वाइज का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रो जो है वो हमारी एज इट इज आ जाएगी,
फर्स्ट रो क्या हो जाएगी हमारी एज इट इज हो जाएगी, बट जो सेकंड रो होगी ये वाली रो, इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम हो जाएगा। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में 5 + 2 क्या आ जाएगा 7, थर्ड कॉलम में 7 + 3 था तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो ये थर्ड रो जो होगी वो क्या होगी, थर्ड रो प्लस ऊपर वाली जितनी रोज है, यानी कि ये जो दो रो है उन दोनों रोज का सम। तो फर्स्ट में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 6 + 4 + 1 दैट इज 10। सेकंड कॉलम में वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 5 + 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15, और थर्ड कॉलम में 9 + 7 + 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19। तो ये हो गया हमारा रो वाइज क्यूमुलेटिव सम। सिमिलरली अगर हमें कॉलम वाइज क्यूमुलेटिव सम करना है उस केस में हमारा क्या होगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम जो है वो सेम रहेगा 1 4 6। इसके बाद जब सेकंड कॉलम पे आएंगे तो सेकंड कॉलम में हमारा क्या होगा, सेकंड कॉलम प्लस फर्स्ट वाले कॉलम्स की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 हमारी क्या आ जाएगी 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा 4 + 5 9 यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड कॉलम में क्या होगा, सॉरी थर्ड रो में क्या आ जाएगा 6 + 8 क्या हो जाता है हमारा 14, तो यहाँ पे क्या आ गया 14 आ गया। सिमिलरली अब जब थर्ड कॉलम आया तो थर्ड कॉलम की वैल्यूज क्या होंगी, थर्ड प्लस पहले वाले दोनों कॉलम्स का सम, तो 1 + 2 + 3 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वाली रो में हमारा क्या हो जाएगा 4 + 5 9 9 + 7 इज 16, और थर्ड रो में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 8 इज 14 14 + 9 इज 23। तो ये क्या हो गया हमारा क्यूमुलेटिव सम, जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से क्या हो सकता है परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि जिस डाटा फ्रेम में हमें क्यूमुलेटिव सम करना है, मैंने अभी अभी आपको बताया एक सिंगल डाटा फ्रेम पे ही ये अप्लाई होता है। उसके बाद मेथड का नाम क्या है कम सम, दैट इज स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव सम। बाय डिफॉल्ट एक्सेस जो है वो क्या होता है नन होता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू रो होती है, तो हम एक्सेस की वैल्यू प्रोवाइड करें या ना करें हमें रिजल्ट जो है सेम मिले, सॉरी अगर हम एक्सेस की वैल्यू रो प्रोवाइड करें या एक्सेस की कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करें हमें आउटपुट जो है दोनों केस में सेम मिलेगा। ये यहाँ मिसप्रिंट है, हमारे पास एक्सेस की डिफॉल्ट वैल्यू नन नहीं होती है, एक्सेस की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो होती है रोज, क्योंकि एक्सेस जो है वो रो के इक्विवेलेंट होता है अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं res1, अगर आपको याद हो हमारा डाटा फ्रेम क्या था जिसमें हमारी वैल्यूज थी 6 46 63, इस तरीके से करके। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डाटा फ्रेम। ये देखिए ये हमारा res1 डाटा फ्रेम था 9 36 63 18 45 72 27 54 81 इस तरीके से करके। तो फर्स्ट कॉलम क्या था 9 36 63 और फर्स्ट रो क्या थी 9 15 87, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका क्यूमुलेटिव सम। ये देखिए सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव सम में कोई एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया, सिंपली कम सम मेथड कॉल किया, तो इससे हमारा रो वाइज सम प्रिंट हुआ। फर्स्ट रो हमारी सेम है 9 18 27, सेकंड रो जो है वो फर्स्ट और सेकंड का सम है, थर्ड रो जो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रोज का सम है। सिमिलरली अगर हमने एक्सेस रो प्रोवाइड किया उस केस में भी हमें आउटपुट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिल रहा है जो कि हमें फर्स्ट केस में मिला था। लेकिन अगर हमने एक्सेस की वैल्यू कॉलम्स प्रोवाइड की तो उस केस में हमारा फर्स्ट कॉलम एज इट इज है 9 36 63, सेकंड कॉलम जो है वो फर्स्ट और सेकंड का सम है, थर्ड कॉलम जो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कॉलम्स का सम है। इसी तरीके से क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट यूज करते हैं। कम प्रोड, इसकी फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। कम मैक्स का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। कम मीन जो है वो क्यूमुलेटिव मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। इस तरीके से जो है वो हमारे पास कई सारे फंक्शंस हो जाते हैं। वी आर नॉट शोइंग एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज फंक्शंस, try these as an exercise, also try using function value counts with a data frame। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स जो है वो नहीं शो कर रहे हैं ताकि हम खुद से इन्हें एक बार
ट्राई करें। तो हम यहाँ पे बिना आउटपुट स्क्रीन के हम वैसे भी खुद ही सारे प्रैक्टिकल्स करके देख रहे हैं, तो हम इस पे वही चीज जो है एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस पार्ट को फिलहाल हम हटा देते हैं। हमारे पास 4 डाटा फ्रेम है। पहले मैं आपको DF1 पे ही सिंपली हमें एक ही डाटा फ्रेम चाहिए, तो हम DF1 यूज कर लेते हैं। DF1 में आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि DF1 डाटा फ्रेम है क्या। ये हमारा डाटा फ्रेम है। अब हम इस पे कम सम लगा देते हैं मेथड प्रिंट DF1 डॉट कम सम दैट इज क्यूमुलेटिव सम। अब जब हमने इसे रन किया तो ये देखिए रो वाइज फर्स्ट रो जो है वो सेम है 1 2 3, सेकंड वाली दोनों का सम है, थर्ड वाली तीनों का सम है। अगर हम यहाँ एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सेस इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, रोज। तो अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इसे रन करके देखते हैं। इस केस में भी हमें आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम मिला जो पहले मिल रहा था। बट अगर हम यहाँ रोज की जगह कॉलम्स प्रोवाइड कर देते हैं, इस केस में आउटपुट जो है वो हमें कॉलम वाइज मिलेगा। हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो सेम है, सेकंड दोनों का सम है, थर्ड जो है वो तीनों कॉलम्स का सम है। सिमिलरली हम क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉलम वाइज कॉल किया है तो इस बार कॉलम वाइज वैल्यू आएगी। 1 4 7 फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम आप देखिए दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, 1 2 2, 4 5 यहाँ पे 20 एंड 7 8 56, और फिर इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहाँ शो हुई है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हम क्यूमुलेटिव काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो अलग से होती है। इसके अलावा अगर हमें क्यूमुलेटिव मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है, क्यूमुलेटिव मैक्स फंक्शन हम रन करते हैं, तो इस केस में हमें कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होंगी। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो सेम है क्योंकि एक ही कॉलम है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू उसी कॉलम की वैल्यू होगी। सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं दोनों कॉलम्स में से मैक्सिमम वैल्यू, और थर्ड कॉलम में तीनों कॉलम्स में से मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ हमारे पास डाटा फ्रेम ऐसा था कि तीनों जो सेम थी, तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा। हम मिन वैल्यू काउंट कर लेते हैं, उससे आपको इजीली जो है वो आप रिलेट कर पाओगे। ये देखिए जब हमने फर्स्ट कॉलम लिया, एक ही कॉलम था तो जो वैल्यू है वही मिनिमम में आई। जब हमारा सेकंड कॉलम आया तो हमने इन दोनों में से मिनिमम चूज किया, तो मिनिमम जो थी वो फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यू थी, तो अगेन वही डिस्प्ले हुई। जब थर्ड कॉलम था तो हमने तीनों कॉलम्स में से मिनिमम वैल्यू चूज की, अब फिर से हमारी फर्स्ट कॉलम वाली मिनिमम थी, तो इसलिए हमें वही डिस्प्ले हुई। मैक्सिमम के केस में हमें इसलिए एक्चुअल डाटा फ्रेम जैसा लग रहा था क्योंकि जब सिर्फ फर्स्ट कॉलम लिया तो यही मैक्सिमम थी, जब 2 कॉलम्स कंसीडर किए तो सेकंड वाली मैक्सिमम होगी, जब 3 कॉलम कंसीडर किए तो हमारे थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू थी। इसलिए मे बी कुछ स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन हुई हो, बट इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, क्यूमुलेटिव मिन मैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो आई थिंक काफी लंबी हो गई है, बट सिर्फ एक लास्ट पार्ट, इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे इसे, क्योंकि ये हमारे एडिशनल फंक्शंस जितने भी थे वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंडेक्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कि डाटा फ्रेम में कॉलम वाइज कि हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स क्या है और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स क्या है। अगर वो हमें चाहिए तो उसके लिए हम कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं, IDX मैक्स और IDX मिन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये DTF4 जो है वो एवरेज पॉपुलेशन वाला था। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होगा, तो हम इसे अपना प्रैक्टिकली जो है करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ देखिए यू कैन गेट द इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम, कि कॉलम की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है वो हम IDX मैक्स और IDX मिन की हेल्प से रिटर्न कर सकते हैं, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम और फंक्शन का नाम। तो आ जाइए हम करके देखते हैं। डाटा फ्रेम DF1 पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं। DF1 डॉट हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं IDX मैक्स। ठीक है, जब हमने IDX मैक्स किया तो हम डाटा फ्रेम 1 के हर कॉलम की हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम इसे रन करके देखेंगे। ये देखिए हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 3 कॉलम थे, 0 1 और 2,
तो 0th कॉलम में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, फर्स्ट कॉलम सॉरी रो वाइज हमें रिटर्न हो रहा है, तो हमारी 0th रो में वेट ये डाटा जो है वो हमारा हमने जब IDX max कॉल किया तो डाटा फ्रेम की मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स जो है वो हमें रिटर्न होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू 0 1 2 में सब में ओके सॉरी यहाँ पर ये देखिए ये जो है डाटा हमें कैसे रिटर्न हो रहा है, हमें रो वाइज रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे ये हमारे कॉलम्स थे, ठीक है। अब इस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है 2, तो इसलिए हमें 0th कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, फर्स्ट कॉलम की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेकंड इंडेक्स पे और सेकंड कॉलम की भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेकंड इंडेक्स पे। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो इसलिए हम इस डाटा फ्रेम की बजाय एक नया डाटा फ्रेम जो है वो ले लेते हैं ताकि हमें जो है चीजें वो इजीली समझ आ जाए। यहाँ हम एक नया डाटा फ्रेम DFF क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। pandas डॉट डाटा फ्रेम का D कैपिटल F कैपिटल, और इसमें अब हम हमारी 2D डिक्शनरी जो है वो प्रोवाइड 2D एरे जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। हमारा 2D एरे जो हो जाएगा हम ले लेते हैं 23, 54, 21। इसके बाद हम लेते हैं सेकेंड रो के लिए एलिमेंट हमने मान लीजिए ले लिए 87, 42 एंड 60। इसके बाद हमने थर्ड रो ली, थर्ड रो के लिए एलिमेंट्स मान लीजिए ले लिए 99, 102, 12। ठीक है, ये हमने एक एरे जो है वो क्रिएट कर लिया है। इस एरे की हेल्प से हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ कॉलम नेम और इंडेक्स नेम भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। हमारे पास 3 रो 3 कॉलम है तो हमें 3 इंडेक्स और 3 कॉलम नेम्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इंडेक्स मान लीजिए हम दे देते हैं 1, 2 और 3, और कॉलम नेम हम दे देते हैं कॉलम्स इज इक्वल टू हमने प्रोवाइड कर दिए A, B, C। ठीक है, अब यहाँ इस डाटा फ्रेम से आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम इसे एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, प्रिंट DFF। तो ये देखिए ये अब हमारा डाटा फ्रेम है। अब IDX मैक्स क्या करेगा, हर कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करेगा। वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब हमने दिया प्रिंट DFF डॉट IDX मैक्स, तो अब इससे क्या होगा, हमारे पास 3 कॉलम है तो तीनों कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसे हम रन करके देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला है हमारा A कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 99 थी। 99 जो थी वो कौन से इंडेक्स पे थी, थर्ड इंडेक्स पे थी, थर्ड रो में थी, तो यहाँ क्या आया 3। B कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 112 थी, सॉरी 102 थी, वो भी किसमें थी, थर्ड रो में थी, तो यहाँ पे क्या आया 3 आया। C कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 60 थी, जो कौन सी रो में थी, सेकंड रो में थी, तो वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हुई। सिमिलरली अगर हम IDX min कॉल करते हैं और इसे अब हम रन करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स मिलेगा। A कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या थी 23, तो हमें रो का इंडेक्स क्या मिला 1। B कॉलम की मिनिमम वैल्यू 43 थी, जो किस रो इंडेक्स पे थी, 2 पे थी, और C कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या थी 12 थी, जो किस इंडेक्स पे थी, थर्ड इंडेक्स पे थी। तो बेसिकली IDX min और IDX max क्या करते हैं, हमें कॉलम वाइज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्या करते हैं, इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, गेट द इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ
कॉलम की, हर कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स और जो मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स वो हमें रिटर्न करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन। आज की वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, काफी लेंथी वीडियो हो गई है बट इजी पार्ट था तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन। तब तक के लिए स्टडी हार्ड।